जिंदगी से हम सबक नहीं हासिल कर सकते तो 100 किताबें भी कुछ हमें बाहर नहीं दिखा सकती। ये उनके जिंदगी से अगर सीखना है हमें तो हम उनकी जिंदगी से सीखें। और अगर उनकी राह पर चलते हुए किसी को आप देखना चाहते हैं, उनकी राह बताए हुए कामों पर जो आज चल रहे हैं लोग, जो हमारी बेटियां चल रही हैं, वो उनके मरों में मेहनत है। और सितम ज़रीफ़ी इस खित्ते की ये है, और ख़ास तौर मैंने सोशल मीडिया पर भी और वैसे ज़ाती तौर पर भी बहुत सारे लोगों ने इस बात पे एतराज़ किया है, एतराज़ किया महारंग के इस बात कहने पर कि ये सूबा नॉर्थ वेस्टर्न सूबा है। जब ओस्लो में थी तो तब उन्होंने कहा कि ये नॉर्थ वेस्टर्न सूबा है। लोगों को इस बात पर एतराज़ है कि ये खैर बख्श के फलसफे से इनहराफ है। मेरे भाई, महारंग की तरह अपने बाप की कुर्बानी दो, सम्मी की तरह 15 साल इन रस्तों पर प्रेस क्लबों के बाहर बैठो और चलो, और फिर तुम्हें हक पहुंचता है कि तुम कोई बात करो उनके खिलाफ। कौन होते हो तुम के महारंग के खिलाफ या सम्मी के खिलाफ या डॉक्टर सबिया के खिलाफ कोई बात करे? अजब सितम ज़रीफ़ी है इस मुल्क के खित्ते के लोगों की। और बहुत सारे बलूच इस बात पर नाला है कि यह खुद तिनका भी का नहीं किया और महारंग पर और सम्मी पर एतराज के ये एजेंट हैं बाहर के लोगों के। आपके सारे उजागर करने में, अगर मेरे से किसी ने पूछा था कि ये क्वेटा का जो जलसा हुआ था इस्लामाबाद वाले सिटिंग, ये धरने के बाद जो महारंग और सारे अहले खाना लोगों के और ये सब लोग वापस आए थे, तो लोगों ने कहा कि ये क्या वजह है। मैंने बोला कि ये 70 साल के आंसू और खून है जिसका नतीजा है ये लोगों ने इतने आंसू बहा है और इतना खून बहा है, उसके नतीजे में ये लोग जमा हुए हैं। और मेरा ख्याल है कि अगर दाद दी जाए तो महारंग और सम्मी को दाद दी जाए कि उन्होंने इस चीज को हकीकत कर दिखाया। और मैंने ये भी कहा था, जैसे मीर तकी मीर ने कहा था कि हमने सूखी हुए शाखों पे लहू छिड़का था। मीर, हम लहू छिड़कते आए थे, फूल अगर अब भी न खिलते तो कयामत होती। अगर इतने लोग अगर ना आते उस रोज और लोग ऐसी पजीराई न करते तो बाकी कयामत होती। डॉक्टर साहब तो वहां पर थे। तो लोगों की ये एक दिन में कभी कोई चीज पैदा नहीं होती, और ये बड़े तवील और लंबे रास्ते हैं। और हम फिर इतने सितम ज़रीफ़ लोग हैं कि जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, तो उनकी ऐब निकालने में मसरूफ हैं। मामा पर एतराज करते हैं लोग, मामा कदीर पर। अरे मेरे भाई, 5500 दिन होने को हैं कि वो शख्स प्रेस क्लबों के बाहर बैठता है। बैठो, 4 दिन बैठो तो फिर पता चलेगा तुम्हें। मेरे पास अहमद रशीद आया था, एक दफा कराची में आया था, किसी जलसे पर था, हबीब यूनिवर्सिटी में उसका कोई जलसा था। अहमद रशीद हमारा दोस्त था, हमारे साथ था पहाड़ों में, 8 साल तक हमारे साथ था। 8 साल तक, न दिन न पैर न हफ्ता, 8 साल तक। और तो उसने कहा मुझे कि मतलब मुझे ले चलो। हमारे जो दोस्त था दिलीप दास, जिसको 76 में शेर अली मरी के साथ खेलपट से
हुकूमत ने गायब किया और आज तक उसका पता नहीं चला, तो उसकी वालदा के पास ले चलूंगी। मैं हम साथ गए, वहां पर बैठे, बातें की, और एक चीज मैं आपको फिर यहाँ पर बयान करूँ कि यानी जो औलाद गुम हो जाती है या वालिदैन गुम हो जाते हैं, उनका जब तक सुराग न मिले, कोई क्लोजर नहीं होता उनका। उनकी वालदा, दलीप दास की वालदा 92 साल की थी, उनको स्ट्रोक हुए थे, लेकिन मैं जब भी जाता उनके पास तो वो मेरे से पहला ये सवाल पूछती कि हाउ इज माय जॉनी, मेरा बेटा कैसे है। यानी इतने साल गुजरने बाद भी उसको ये यकीन नहीं था कि उसका बेटा मर चुका है। तो मैंने सोशल मीडिया पे वो तस्वीर रखी कि हम बैठे हैं दिलीप दास की वालदा के पास, मैं और अहमद रशीद। तो एक बलोच जो बाहर बैठता है, लंदन में बैठा हुआ है, उसने मेरे से सवाल किया कि आप इन लोगों के साथ दोस्ती रखते हो, यानी अहमद रशीद के साथ। मैंने बोला कि जाओ, पहले 8 दिन गुजारो पहाड़ों में, खतरों में, फिर मेरे से बात करो। इसने 8 साल गुजारे हैं, ये मेरा दोस्त है, ये बलोचों का दोस्त है। दिलीप दास बलोचों का दोस्त था कि उसने कुर्बानी दी। हम जालिम लोग हैं, हमारे पास न वो फर्म है, न हमारे पास वो, मेरा ख्याल है, क्या करूं, इतने बड़े शख्स की सब पैरोकार बनने की तो कोशिश करते हैं कि हम सब, यानी जो बाबा मरी का जो नुक्ता नजर है उस पर चल रहे हैं। इस वजह से, क्योंकि नवाब साहब कहते थे कि ये बलूचिस्तान मकबूजा इलाका है, अगर मारंग ये कहे कि ये नॉर्थ वेस्ट सूबा है तो ये गुनाह करती है। हम क्या कर रहे हैं उससे हमारा ताल्लुक नहीं, लेकिन मारंग के इस कहने से उनको वो नाला है। मारंग जैसे काम करके दिखाओ, मारंग की तरह गरीदा फारूकी से तो बात करके दिखाओ। या समी को किसी ने, लोगों को इस बात पर भी एतराज है कि समी को ये ह्यूमन राइट्स का अवार्ड मिला है, तो किसी ने कहा कि समी को अवार्ड न मिलता, उसको अपना बाप मिल जाए तो वो ऐसे हजारों अवार्डों को दांत मार दे। क्यों नहीं समझते ये लोग? क्या ये ऐसी बलोच दुश्मनी है? मैं तो इसको यही समझूंगा कि बलोच दुश्मनी है कि आप समी और मारंग के खिलाफ मतलब जो कुछ उन्होंने किया है इस ये सारे काम में, और उसको आप नजरअंदाज करके और एतराज करें। और जैसे हमारे सलमान बैठे हैं यहाँ पर, उनको पता है कि किस कदर खतरे में है ज़हूर हाशमी की रेफरेंस लाइब्रेरी। ये छोटी बात नहीं है, इस बात को एक कुतुबखाना या लाइब्रेरी या नहीं समझना चाहिए। जेनोसाइड का ये हिस्सा है, ये नस्ल कुशी का हिस्सा है। इसमें इरेजर ऑफ कल्चर, इरेजर ऑफ हिस्ट्री, या आपकी तारीख और आपकी सकाफत को खत्म करने का ये जेनोसाइड है। और बलोच आज जेनोसाइड का शिकार है। लोगों को कहो तो वो तो फिर यही कहते हैं कि कितने लोग मारे गए हैं,
मारा जाए तो आपको दुख नहीं है, हजारों मारे जाएं तो भी आपको दुख नहीं होता। हमने देखा है 36,000 फलस्तीनी मारे गए हैं, 35,000 उनमें जख्मी हुए हैं, 85,000 जख्मी हुए हैं, फिर भी कोई नहीं बोलता। तो वो जेनोसाइड नहीं है क्या? अगर 36,000 फलस्तीनियों का मारना और 85,000 फलस्तीनियों का जख्मी होना, जिनमें हजारों बच्चे शामिल हैं, अगर इसको भी आप जेनोसाइड नहीं कहेंगे तो फिर आप किस चीज को जेनोसाइड कहेंगे? बलोचों के साथ ऐसी तो नहीं, वो सिमरिंग, जिसको आस्ते उबाल पर जैसी चीजें रखी जाती है, इस किस्म की जेनोसाइड चल रही है बलोचों के खिलाफ। और इसकी अगर हम मुजाहिमत करते हैं तो हमें गद्दार कहा जाता है। अजब जमाने से वास्ता है, अजब लोगों से वास्ता है। आप लोगों का बहुत वक्त और नवाब साहब के पैरोकार और नवाब साहब के फलसफे के इनहराफ की बात करते हैं लोग कि महारंग ने सूबे को सूबा कहा बजाय मकबूजा बलूचिस्तान कहा। मुझे देख रहे हैं ना, जमाने से सफेद ही सू मेरी, या आप समझ लो खुशबख्ती है कि मैं जो लिखता था आर्टिकल्स वगैरह पोस्ट में या डेली टाइम्स में या डॉन में, तो नवाब साहब मुझे कहते थे कि ये जब आओ मेरे पास तो इनकी फोटो सेट बना कर मेरे पास लाया करो, और पढ़ते थे उनको। ये मेरी खुशबख्ती। तो मैं गया नवाब साहब को, मेरा ख्याल है 2012-13 की कोई आर्टिकल वगैरह था जिसमें मैंने लिखा 47 को, सन 47 के वक्त को मैंने लिखा इंडिपेंडेंस। मैं जब दूसरी दफा गया नवाब साहब के पास गया तो नवाब साहब ने कहा कौन सी इंडिपेंडेंस है ये, कैसी इंडिपेंडेंस की बात करते हो? मैं शर्मिंदा हुआ। उसके बाद से मैंने जब भी 47 का जिक्र किया पार्टीशन के नाम से तो महारंग को गुनाहगार करते हो। हम नहीं जानते महारंग पर इतना मतलब अता, इतना गुस्सा। कुछ रहम करो अपने लोगों पर मेरे भाइयों, कुछ रहम करो। अगर नहीं करोगे तो खुद पछताओगे। महारंग और सम्मी डॉक्टर सबिया और हमारी बहुत सारी बहनें, हमारी एक बहन यहाँ पर भी बैठी है, ये बहुत बाला है इन चीजों से। कोई समझे अगर इन चीजों को, सिर्फ लफ्जी तौर पर नवाब साहब के फलसफे पर चलना बड़ा आसान है, अमल करो जैसे नवाब साहब ने किया और जैसे आज हमारी बेटियां कर रही हैं। उनको मैं अपनी तरफ से कहता हूं कि मैं इस बात पे फख्र महसूस करता हूं, एक तो इस बात पर कि मुझे करीमा महारंग सम्मी बाबा कहती है। मेरे लिए बड़े फख्र की बात है कि इस कदर सुलझे हुए लोग, इस कदर सितमज़दा लोग मुझे बाबा कहते हैं। मैं इस बात पर भी फख्र महसूस करता हूं कि मैं उनके साथ चल रहा हूं, और मुझे इसमें भी आर नहीं अगर मैं उनके पीछे मुझे चलना पड़ा। मैं महारंग और समी के पीछे भी चलने के लिए तैयार। मेरा ख्याल है मैंने
करीमा के लिए कहा था कि करीमा बलूच कौम का शऊर और ज़मीर है, असल शऊर और ज़मीर नवाब साहब। और आज करीमा के बाद डॉक्टर महारंग और सम्मी बलूच कौम का ज़मीर और शऊर है, इनकी इज्जत करो। नवाब साहब अगर जैसे मंसूर साहब ने कहा कि जरूर मुस्कुरा रहे होंगे कि आज भी वो लोग जो समझते थे कि ये चीज एक लोग अक्सर मेरे से पूछते हैं कि नवाब साहब का अफगानिस्तान में रहने का क्या फायदा था। ये फायदा था, आप डिफाइंस है, आप बीज बोते हैं डिफाइंस का, वो पड़ता है, पनपता है, दरख्त बनता है। वो नवाब साहब ने अफगानिस्तान में रहकर डिफाइंस की थी इस हुकूमत की और इस रियासत की, और वो बीज आज पनप कर मुजाहिमत चल रही है। मेरा ख्याल है बहुत कुछ कहना भी चाहिए नवाब साहब के बारे में। अगर किताबें लिखी जाएं तो भी कम है। अफसोस बहुत होता है कि उनके लिए उनसे बैठकर, उनके पास बैठकर कभी वॉइस रिकॉर्डर भी थे पास हमारे, बैठकर उनकी बातें रिकॉर्ड करते, लेकिन एक हद अदब होती है, अदब का एक लिहाज होता है जिसमें उससे गुजरना बड़ा दुश्वार होता है। तो मैं अपने आप को इस बात पर मैंने खुश नसीब समझता हूँ कैसी कैसी यादें हैं पिंदार मेरा, कैसे कैसे लोग मेरे किरदार में हैं। और मैं अगर हूँ कुछ तो इसी वजह से हूँ कि मुझे घर में परवरिश मिली और फिर जो मुझे मुजाहिमत में परवरिश मिली, उसी की वजह से मैं आपके सामने खड़ा होकर 4 अल्फाज बोल सकता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को जरा गौर से फिक्र के साथ कोशिश करके समझें और याद रखें कि ये रास्ता बड़ा दुश्वार है, ये रास्ता बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जैसे एक शेर है कि इश्क मजनू के लिए नाता लैला के सिवा, यानी अगर मजनू का इश्क ये नहीं है कि सिर्फ आप ऊँटनी के पीछे भागते रहें, इश्क मजनू के लिए नाता लैला के सिवा शर्त ये भी है एक वादी पुरखार भी हो, कंठ भरी राह भी हो, तब है मतलब आपका मतलब मजनू का इश्क है। तो ये अगर किसी को इश्क है बलूचिस्तान के साथ तो राह पुरखार भी है, तो उस पर चले। अस्सलाम वालेकुम।